नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे भरोसे का बजट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 5वां और अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है, जिसमें राज्य के लोगों के लिए कई घोषणाएं की गई। ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि, कोटवार, किसान से लेकर व्यापारी तक हर वर्ग के लिए बजट के पिटारे से कुछ न कुछ निकला है। और जैसे ही बजट आया, सत्ता पक्ष और विपक्ष में फिर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। विपक्ष का कहना है कि ये बजट छत्तीसगढ़ को पीछे लेकर जाने वाला और ठगने वाला है। वहीं सत्ता पक्ष इसे छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर मान रही है। बहरहाल पक्ष विपक्ष की नोकझोंक के बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आई हैं। अब इसी साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। सत्ता पक्ष इसे विकास और भरोसे का बजट मान रही है, तो वहीं विपक्ष इसे नकार रही है और छलावे का बजट बता रही है। अब इसका लाभ जनता को कितना मिलेगा और जनता इस बजट से कितनी खुश है, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल ही जाएगा। इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। ये बजट छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाला बजट है, छत्तीसगढ़ को अधोगति की तरफ ले जाने वाला बजट है। इस बजट से ना किसानों का फायदा होना है, ना मजदूरों का फायदा होना है, ना डेली वेजेस को फायदा होना है, ना संविदा कर्मचारियों को फायदा होना है, ना शिक्षा कर्मियों को फायदा होने वाला है। किसी के लिए ना गरीबों को आवास मिलने वाला है, ना गरीबों के घर में नल लगने वाली है, और ना गरीबों को बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को मिलने वाला है। और खाली ये ठगने वाला बजट है, ये ठगेश का बजट है। लोगों को जो उम्मीदें थी उससे बेहतर बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में पेश किया है। केवल संतुलित नहीं, ये विकास परक बजट है। हम विकास को भी ध्यान दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसा है, सभी वर्गों को साधने का नहीं, उनके हितों के फैसला करने का बजट है। तो आपको बता दें कि जनता को अब ये बजट कितना लुभाएगा, ये एक सवाल है, क्योंकि इलेक्शन है। जनता कितनी खुश है और जितनी कहते हैं कि बजट में जिन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, जितनी बातें कही गई हैं, करोड़ों के बजट रखे गए हैं, उसका इम्प्लीमेंट कितना एक्चुअल में हो पाएगा, जनता को सच में कितना मिलेगा, कितना खरा उतरेंगे इन तमाम चीज़ों को कहते हैं धरातल पर लाने में। क्योंकि घोषणाएं हो गई हैं, बात हो गई, तमाम चीज़ें कह दी, लेकिन कितना आप करके दिखाएंगे, ये भी एक सवाल है। और इलेक्शन में कितना इम्पैक्ट है, ये महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर यहाँ से ही एक राह दिखेगी कि आखिरकार जो आने वाला इलेक्शन होगा वो किसकी तरफ जाएगा। क्योंकि ना तो बीजेपी कम पड़ती है, ना कांग्रेस कम पड़ती है, क्योंकि पिछले 15 साल हमने बीजेपी के भी देखे हैं और भूपेश सरकार के मान लीजिए लगभग 4 से 5 साल ये। तो निश्चित तौर पर ये, क्योंकि भूपेश सरकार का एक 5वां और अंतिम बजट था, क्या अगली बार एक बार फिर से मौका मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर आज जो तस्वीरें छत्तीसगढ़ से देखने को मिली थी, उसमें बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो बेहद खुश नजर आई थी। नाच गाकर उन्होंने होली भी होली से पहले ही उन्होंने मनाई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। बाकी सभी वर्गों को साधने का प्रयास उन्होंने किया है, देने की बात उन्होंने की है। अब एक्चुअल में क्या होगा, कितना इम्पैक्ट दिखेगा, ये आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए KS चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। KS चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी। राजा राम त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजा राम त्रिपाठी जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक इकोनॉमिस्ट हैं। निश्चित तौर पर जो एक बजट आया, सत्ता पक्ष कह रही है हम आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा, विकास का ये बजट है। लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है छलावे का बजट है, ठगने का बजट है। ये पक्ष विपक्ष है, ये अपनी बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर वर्ग को साधने की बात सरकार ने कही है, कुल मिलाकर ये बजट कैसा है? नमस्कार। देखिए, बजट की अगर बात हो तो सत्ता पक्ष वाले निश्चित रूप से कहेंगे कि अभूतपूर्व बजट है और 100 में 100 नंबर देंगे, और विपक्ष की बात अगर कहेंगे तो कहेंगे इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बजट को, चूंकि हम सब समझ रहे हैं ये चुनाव की ओर देख रहा बजट है, चुनावी बजट है मुख्य रूप से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साधने की कोशिश की गई है। कुछ इसमें मास्टर स्ट्रोक की अगर बात करें तो जो आंगनवाड़ी, रसोइयां, सहायिकाएं, मितानिन, ग्राम पटेल और कोटवार, ये जो कि सामाजिक व्यवस्था की अंतिम इकाई जो विलुप्त हो रही थी,
इन लोगों को मानदेय देके इन करीब 2 से 2.5 लाख परिवारों को एक झटके में जोड़ने की कोशिश की गई। और चूंकि सरकार किसानों के वोट से ही आई है, किसान के आकांक्षाओं की सरकार रही है, तो जिन तरीकों से सत्ता पे 15 साल पुरानी बीजेपी को हटा के आए, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो धान खरीदी के अधिकतम खरीदी कर पाए उसके लिए 6,800 करोड़ रखा भी है। तो पूरी तरह से ये गांव की ओर देख रहा और चुनाव के लिए चुनाव पे केंद्रित बजट है। लेकिन कुछ बातें जरूर हैं कि योजनाओं की तरह जिक्र है, हर एक को छूने की कोशिश की गई है, लेकिन राशि की बात अगर करें तो जैसे कि एरो सिटी 2 करोड़ में, वही 2 करोड़ में क्या एरो सिटी बनाएंगे? पूरे प्रदेश के अगर हम औद्योगिक विकास की बात करें तो 50 करोड़ का प्रावधान है। हम समझ जानते हैं एक भी मध्यम श्रेणी का भी कोई ठीक ठाक उद्योग लग गया तो 100 करोड़ लग जाते हैं। तो जैसे पत्रकारों के आवास पे ब्याज शुल्क पे माफी की बात है तो 50 लाख रुपए उसने रखा है आपने, और 25 लाख पे ब्याज 2.5 लाख लगता है, यानी 20 से 25 पत्रकारों को ही मिल पाएगा। तो साधने को सबको कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ सरकार की सीमाओं को भी हम समझे कि भाई पिछले बार का बजट 104 लाख का था और अभी 112 लाख का है, कुल मिला के 10% की वृद्धि हुई है। जबकि महंगाई की दर, मुद्रास्फीति को देखें तो पिछले बजट और अभी के बजट में कोई खास आय के स्रोत इनके नहीं बढ़े हैं। राजस्व वृद्धि के लिए मेरा मानना है सरकार ने कोई विशेष प्रयास भी नहीं किए हैं राजस्व वृद्धि में, और न कोई टैक्स भी नहीं लगाए हैं। तो लेकिन राजस्व वृद्धि अगर इस प्रदेश को और आगे ले जाना है तो राजस्व वृद्धि भी होना जरूरी है, और धान का कटोरा केवल कहने से काम नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं फसल विविधीकरण की, और उसके जरिए देश में आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन औषधि खेती की बात करें, मसाले की खेती की बात करें, बागवानी की बात करें, एक बड़ा जो गैप है उसमें के लिए कोई प्रावधान नहीं दिखता। अच्छे बीजों की बात करें, रिसर्च की बात करें, टिश्यू कल्चर की बात करें, जो खेती को आगे लेके जाएंगी। तो केवल हम धान का कटोरा अगर कहते रहेंगे तो पेडी एंड पॉवर्टी गोज टुगेदर, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सत्य है कि धान की खेती से आप बहुत आगे नहीं ले जा सकते, जीवन यापन के लिए व्यवस्था कर दे। तो एक दूरगामी जो दीर्घकालिक सिंचाई योजनाएं, दीर्घकालिक योजनाओं को लेके जो अधोसंरचना पे जो खर्च होना चाहिए वो नहीं दिखा, और जाहिर है फंड भी बहुत सीमित है सरकार के पास। तो इस फंड में भूपेश बघेल ने एक बेहतरीन, मेरा यही कहना है, एक बेहतरीन बजट दिया है जिसमें सब कुछ हुआ है। हाँ, राशि ढेर सारे मदों में बहुत अपर्याप्त है, ठीक है, और ये निश्चित रूप से बाध्यताएं हैं, सीमाएं हैं उनकी। ठीक है, चलिए राजाराम जी वापस आती हूँ। रवि जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें, क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छा आकलन वो करके समझ रहे हैं, क्योंकि वो पक्ष विपक्ष नहीं है, समझिएगा। तो एक मुझे लगता है कि बजट को ओवरऑल जो आया वो अच्छा आया, ये कहा जा रहा है, उनके नज़रिए से अच्छा है। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, किन चीज़ों को नहीं रखा गया जो हो सकता था, उसके लिए ठीक है बहुत सारा क्राइटेरिया होगा, वो नहीं आया होगा या नहीं प्लान हुआ, जो भी था, लेकिन उसको अभी भी आप आगे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया और अब हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि कोई सुझाव आता है तो मुझे लगता है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। देखिए, सोर्स को बहुत अच्छे तरीके से बजट में रखा गया है राखी जी। सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में रखी हैं। अगर आप देखेंगे तो लाभ का बजट है, 1,21,000 करोड़ का टोटल बजट है, जिसमें लगभग 15,500 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कही है, पूंजीगत निवेश की, और 1,06,000 करोड़ के राजस्व की बात कही गई है, और खर्चे काटने के बाद 3,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट की बात कही है। लाभ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। अगर आप उनके आंकड़ों को समझेंगे तो हर वर्ग का ध्यान मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वह चाहे किसान हो, शिक्षित बेरोजगार हो, महिलाएं हो, युवा हो, वो ST/ST वर्ग के लोग हो या शहरी क्षेत्र के हो या ग्रामीण के लोग हो, हर तरफ ध्यान दिया है। उन्होंने 101 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी बात कही है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंतर्गत, और दूसरी तरफ उन्होंने मेट्रो की भी बात कही है, जो दुर्ग से लेकर के नवा रायपुर तक के बीच में चलाई जाएगी, एक लाइट मेट्रो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इस बजट में फोकस किया गया है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जो एक बहुत अच्छी हमारी पहल रही, पिछले वर्ष कई सारे ऐसे पार्क गांव में लगे, तो उन उद्योगों को शहरी क्षेत्र में लाने की भी बात कही गई है। डी स्पोक पॉलिसी के अंतर्गत बड़े उद्योगों की भी बात कही गई है,
और अगर आप देखेंगे कि स्वास्थ्य की बात करेंगे तो 4 नए मेडिकल कॉलेजेस की भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। एरोड्रम, नई चीजें, नए एयरपोर्ट के लिए भी, हवाई पट्टी के लिए भी उन्होंने बात कही है। रायपुर एयरपोर्ट के नियर बाय एरो सिटी को डेवलप करने की भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। ये सारे पॉइंट्स हमें भी पता है कि ये तमाम चीजें हैं, उस पर बात की गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, इन तमाम चीजों का धरातल पर दिखना, इम्प्लीमेंट होना। ये सवाल यदि बीजेपी की सरकार होती तो मैं बीजेपी से भी यही पूछती, उनका बजट होता मैं उनसे भी यही पूछती कि आपने यदि 100 चीजें दी हैं तो कम से कम 90 पे क्या काम होगा। यदि 70 भी धरातल पर दिखती हैं, एकदम कहते हैं ना कि सक्सेस हम हो गए हर चीज में जो हमने ये कही थी, तो भी आप उस पर बोलिए कि आपने किया है तो हम मानेंगे। ठीक है, आप बाकी नहीं कर पाए, हो सकता है, सब कुछ 100% कोई नहीं दे पाता, लेकिन इसमें से कितना मिल जाएगा, इसमें से हमें कितना फायदा हो जाएगा, यदि हम विकास की बात कर रहे हैं कितना हम विकास कर जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। राखी जी, आप एक बात बताइए, आज के दिन बजट पेश हुआ है, ये बजट आने वाले साल का है। जैसे जैसे समय बीतेगा एक एक चीज आपको धरातल पर दिखने लगेंगी, क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। इसके लिए तो हम अगले वर्ष बात करेंगे, जिसमें हम ये चर्चा करें कि जो योजनाएं लाई गई वो हो पाई कि नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात मैं करूंगा, नई ट्रेनें तो ये ला देते थे, लेकिन सारी पुरानी ट्रेनें लेट हो गई, बंद हो गई। तो आप 1 साल बाद हमसे इस बारे में बात करें कि जो जो घोषणाएं हुई है वो कहाँ पहुंची, तो ज्यादा अच्छे से हम इस पर बात कर पाएंगे। ठीक है। आज तो वो विजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है कि हम इसको आने वाले साल में इम्प्लीमेंट करेंगे। समय रवि जी, मैं चैनल पर फिर हम एक उम्मीद समझते हैं, एक उम्मीद, ये बहुत अच्छा शब्द होता है, ये बताया जाता है और कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप यदि ये भी कह देंगे ना अभी यहाँ पर कि हम इन तमाम चीजों पर काम करेंगे या करने का प्रयास करेंगे तो काफी होता है। ये मुझे भी पता है कि आज बजट आया और कल से भी आप यदि काम शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होगी, और ये हम तब बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, ये मुझे भी पता है। लेकिन क्या इतनी चीजों को हम लाए हैं एक प्लानिंग के तहत, क्या ये सक्सेस हो पाएंगी, वो कैपेबिलिटी हम में है, सरकार में है, ये क्वेश्चन था। 100% होंगी। हमने पहले दिन वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने किया। हमने वादा किया था 2500 रुपए में हम धान खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं। हमने कहा था कि बिजली बिल हाफ होगा, बिजली बिल हाफ हुआ। आप देखिए 36 में 30 से ज्यादा वादे, जो अभी आप कह रहे थे कि 70%, हमारा आंकड़ा तो 80% क्रॉस कर चुका है। हम सारे वादे पूरे करते जा रहे हैं। तो जो अभी बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसमें जितने भी बातें कहे हैं हम पूर्ण 100% इम्प्लीमेंट करने का प्रयास रहेगा हमारा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। के.एस. चौहान जी, आपसे तो मेरा एक ही सवाल है, आपने इकोनॉमिस्ट को भी सुना, आपने रवि जी को भी सुन लिया, लेकिन बीजेपी ने पूरी तरह से इसको छलावे का बजट बताया है और यही कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ आगे नहीं बल्कि पीछे चला जाएगा, ऐसा क्यों? राखी जी, सबसे पहले तो मैं हमारे साथी प्रवक्ता इकोनॉमिस्ट साहब से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उन्होंने बहुत ही अच्छा आकलन किया जो कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ जो आपका मूल क्वेश्चन है उसके लिए आपको भी बधाई कि ये धरातल में कैसे आएगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। हम सब चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है वो भी सभी को मिले। ठीक है, कुछ वर्ग को मिली है, कुछ वर्ग रह गया है, कुछ वर्ग उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल का जो इनका बजट था वो 1,04,000 करोड़ का था। 79,000 करोड़ रुपए हमारी इनकम हुई, 88,000 करोड़ लगभग हमारा खर्चा हुआ। तो लगभग 20% हम जितना बजट लेके आए थे उससे कम हमने खर्चा किया, मतलब 20% लैप्स किया। और ये सिर्फ पिछले साल की बात नहीं है राखी जी, आप पिछले 4 साल की हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, आंकड़े निकाल के देखेंगे, जो आपके वेबसाइट टीजी वेबसाइट में मिल जाएगा, तो आप लगभग देखेंगे कि 20% लैप्स हुआ है हर बजट में। जितना इन्होंने घोषणा की है उतना, क्योंकि इनकम नहीं हो पाई है। अब हम इस बजट में आ जाते हैं। 4 से 5% अनुमान ये होता है कि हमारा इनकम बढ़ती है।
तो 4 से 5% अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो लगभग 94,000 करोड़ रुपए हमारी इनकम होगी छत्तीसगढ़ की। लेकिन आप बजट लेके आए 1,21,000 करोड़ का, तो आप पूरा कैसे करेंगे इसको? आप पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपने बहुत अच्छा ये रास्ता निकाला है कि जो मोटे मोटे जो ज्यादा खर्चे वाले बजट हैं उसको लॉन्ग टर्म कर दिया है, जो कि 3 महीने में 6 महीने में वो चालू ही नहीं हो सकते, वो पूरा होने तो बहुत दूर की बात है, वो चालू भी नहीं हो सकते। अब मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने मितानिन बहनों को और दूसरों को जो लुभाने की कोशिश की है वो क्यों की है? क्योंकि उनको वो एज ए कार्यकर्ता वो यूज कर पाए, कार्यकर्ता एज ए यूज कर पाए, इसलिए उनको लुभाने की कोशिश की है। और जैसे हमारे साथी प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि 80% हमने घोषणा पत्र का पूर्ण कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं प्रवक्ता जी कि आपने शराबबंदी नहीं की है, आपने 1,000 होम गार्ड महिला के लिए घोषणा पत्र में वादा किया था, वो नहीं किया है। आपने अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में 16 लाख परिवारों का छत छीना है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहना चाहूंगा और हाँ, 1 मिनट आपने टैक्स आपने किया, इसका कोई प्रावधान नहीं दिख रहा था। आपने शिक्षक कर्मचारियों को कोई तवज्जो नहीं दिया। आपने बेरोजगारी भत्ता दिया लेकिन कंडीशन डाल के दिया। यहाँ पर राखी जी, केएस चौहान जी, एक सवाल है छोटा सा, मैं बीच में इंटरप्ट करना नहीं चाह रही थी, बट महत्वपूर्ण है। वो आपने हालांकि बात पहले कही थी, लेकिन वो जब तक मैं पूछ नहीं लूंगी तब तक मैं वो चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। आपने कहा जो मितानिन हैं या आंगनवाड़ी हैं या जो जिन लोगों को इन्होंने आज जो काफी समय से मांग कर रहे थे उन्हें देकर एज ए कार्यकर्ता रिझाने का या लुभाने का प्रयास किया, ये नहीं समझ पाई मैं। ये कार्य देखिए, मितानिन बहनें सभी परिवारों से वहां पर टच में रहती हैं, और आंगनबाड़ी की जो बहनें रहती हैं वो पूरा टच में रहती है, वो हर घर में जाती हैं, घर घर में पहुंची हुई हैं। तो क्या है कि अगर उनको खुश करेंगे आप, उस मितानिन बहनों को खुश करेंगे तो वो हर जगह जाके आपके गुणगान करेगी, एज ए कार्यकर्ता वो आपका काम करेगी। इस वजह से सिर्फ उसको चुनाव को देखते हुए आपने उनको साधने की कोशिश की है, और यही होगा। आप एनालिसिस करके देख लीजिए, नहीं तो युवा को आपने रोजगार का ठीक है, मतलब ये एक अच्छा वोट बैंक था जो इन्होंने खींचा है। ठीक है, मैं इस पर ज्यादा पर्सनल कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। 1 मिनट केएस चौहान जी कुछ कहना चाह रहे, रवि जी बोलिए। देखिए राखी जी, बड़ा अच्छा एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने दिया है। मैं उनकी बातों को 2-3 विषय को एक एक करके एनालिसिस बात करना चाहूंगा। पहली चीज तो अभी जिस बात पर एंड हुई, मितानिन की ये बात कर रहे थे, इन्होंने अपने बजट में घोषणा की थी कि हम बोनस देंगे किसान को, लोक लुभावन बोनस देंगे की बात इन्होंने कही, और बाद में सरकार पूरी की पूरी 5 साल वर्ष हो गया, लेकिन किसी भी प्रकार का बोनस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। वो सिर्फ इनका पैतरा था सरकार को खींचने का। हमने जो वादे किए हैं वो एक एक करके धरातल पर उतरते जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बात कही कि पिछले वर्ष की, तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछला वर्ष 1,04,000 करोड़ का जो टोटल आय की बात थी, जिसमें से 89,000 राजस्व था, और बाकी लगभग जो है वो 14,000 करोड़ रुपए का जो निवेश था वो पूंजीगत निवेश था, जिसे हम कैप्टिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो 89,000 का था, जो बढ़ा करके इस बार 1,06,000 करोड़ का किया हुआ है। उसके बाद भी हमारा लाभ का बजट पिछले साल भी था 700 करोड़ का, अभी 3500 करोड़ के लाभ का बजट है। अगर हम वो चीज इन लोग को समझ में नहीं आ रही है कि वो 1,04,000 का 89,000 अचीव हुआ है, तो इनको समझना चाहिए कि कैप्टिव इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है, राजस्व जो रहता है, रेवेन्यू इनकम अलग होती है। तो ये एनालिसिस फर्क नहीं कर पा रहे हैं। 89,000 का ही कैलकुलेशन था जो 89,000 के नियर बाय अचीव हुआ है। तो इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि बजट का एनालिसिस कैसे करें, आंकड़ों को पढ़ा कैसे जाए। जब इनको आंकड़े पढ़ते नहीं आ रहे हैं तो ये बजट के सामने आकर के क्या कहेंगे। आज अगर आंगनबाड़ी में काम कर रही कार्यकर्ताओं को बारे में अगर कोई सोच रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। आज अगर हम नए एरोड्रम बनाने की बात कर रहे हैं, नई हवाई पट्टी बनाने की बात कर रहे हैं, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। आज अगर नई मेट्रो सेवा की बात हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम पैसा खर्चा कर रहे हैं,
तो इन्हें तकलीफ हो रही है। रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क को हम अगर आज शहरों क्षेत्र में लेके आ रहे हैं तो इन्हें तकलीफ हो रही है। इनको कोई भी चीज कांग्रेस पार्टी की हजम ही नहीं हो रही है, क्योंकि इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब 2023 नवंबर में चुनाव में जाएंगे तो इनके पास कोई विषय ही नहीं रहेगा जिसको लेकर के ये बात कर सके। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो गरीब बच्चे हो जिनके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, या महिलाएं हो, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, या शहरी क्षेत्र में काम कर रहे युवा हो, ठीक है, चलिए मुझे बस इतना पता है, रवि जी और के एस चौहान जी, मैं दोनों से कह रही हूँ, मुझे बस इतना पता है बहुत अच्छे से कि कौन किसको खींच रहा है, कौन किसको नहीं खींच रहा है, उन्हें आप क्या देंगे। लेकिन आज जो खुशी मैंने जो तस्वीरों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की देखी, जो उन्होंने रंग गुलाल उड़ाकर खुशी जताई है, और ये स्वीकारा कि वाकई वो बहुत खुश हैं, वो खुश हैं, मतलब उनसे जुड़े हुए लोग खुश हैं, उन्हें कुछ मिला, ये खुशी है। उनकी खुशी का हमें स्वागत करना चाहिए, उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। यदि वापस उन्हें दुख दिया जाएगा तो उसका नतीजा इलेक्शन में दिख जाएगा। क्योंकि समय की सीमा है, के एस चौहान जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि रिसिप्ट जो हुआ वो 89,000 करोड़ रुपए ही हुआ। 90 रुपए की अगर आपकी इनकम है तो आप 121 रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं? दूसरी बात ये है कि जो भी आपकी अधिकतम घोषणाएं हैं वो लॉन्ग टर्म है। 3 महीने के बाद वो 3 महीने तक वो चालू भी नहीं होगी, 3 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो ये जो बजट है ये एक बजट नहीं होते हुए घोषणा पत्र है, आगामी घोषणा पत्र कि हम जब ये जो बजट है, हमने जो बजट में बात की है वो हम आगामी क्या बोलते हैं, जब अगर चुनाव जीतेंगे हम लोग लेंगे तो इस हिसाब से बनाया गया है, चुनावी बजट बनाया गया है ताकि आगे इसका लाभ मिल सके। अब जब आप वोट देंगे तब इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। के एस चौहान जी, ठीक है, मैं समझ गई, बीच में रोकना होगा, समय की सीमा है। राजाराम त्रिपाठी जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा सर। मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने दोनों की बात सुनी, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। लेकिन देखिए, आंगनवाड़ी को जो दिया जा रहा है मितानिनों को, एक न्यूनतम जो मजदूरी होती है उससे कुछ खास ज्यादा नहीं दिया जा रहा है, ये दिया जाना जरूरी था। बेरोजगारी भत्ता दिया जाना कोई हल नहीं होता है, तात्कालिक समस्या का हल है, लेकिन वास्तव में इतने बड़े वर्ग को जो दे रहे हैं बेरोजगारी भत्ता, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ मैं कहूंगा कि आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने तो ढेर सारे पकवानों की दुकान लगा दी है, अब इससे बेहतर दुकान भाजपा को लगानी होगी, इससे बेहतर वादे, इससे बेहतर अपने घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ेगा। एक बड़ी लकीर भूपेश बघेल की सरकार ने खींची है और आगामी चुनाव में चूंकि भाजपा को भी जाना है तो जनता को उन्मुख एक बेहतर घोषणा पत्र लाना पड़ेगा, जिनमें इन सारी मांगों से बेहतर कुछ जनता को प्रॉमिस करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा, तभी मेरे ख्याल से बात बनेगी। और इसमें निश्चित रूप से दोनों पार्टियां अगर जनता के लिए कटिबद्ध होंगी तो जनता का बेहतर फायदा होगा, मैं यही कहूंगा। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भरोसे का बजट आया है, कितना भरोसा जनता दिखाएगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।